हेलो साथियों, नमस्कार। आज NCERT क्लास 11th भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम बच्चों के साथ हम मिलकर के इस 11th क्लास की NCERT अध्याय 1 को रीड करेंगे। संविधान क्यों और कैसे, संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है परिचय। परिचय के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका परिचय क्या है। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उसके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान में से हुई है। इसके बारे में हमें संविधान की आवश्यकता, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, तो संविधान क्या है, इसकी कार्य क्या हैं, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं। उनकी ये भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक़ हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूप में एक दूसरों पर आश्रित हैं। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए। तो चित्र में जैसा दिखाया गया है, यह समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव के लोगों जैसा है। बिल्कुल, हाँ, यह तो हमारी कॉलोनी जैसा ही है। क्या आपके गांव, शहर या कॉलोनी में भी ऐसे ही समूह हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। हमारे जो हम रहते हैं वर्तमान में, बिल्कुल वैसे ही हमारे कॉलोनी और समूह के लोग भी ऐसे ही रहते हैं बच्चों। लेकिन इस समूह को लोग एक साथ रह सकते हैं। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसी बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किस चीज़ पर अधिकार है।
किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिकों भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। तो साथ बच्चों, संविधान इसलिए लागू किया जाता है, संविधान में वो सभी नियम होते हैं। संविधान एक ऐसा नियम का एक दस्तावेज होता है नियमों का, जिसके अनुसार हम अपने देश गांव में रह कर के उन नियमों का पालन करके हम जो है चलते, हमारा देश चलता है, हमारा गांव चलता है, हमारा शहर सभी चलते हैं। अगर संविधान नहीं होगा, नियम नहीं होंगे, कायदे कानून नहीं होंगे, तो समाज में लोग असुरक्षा की भावना होगी और एक दूसरे के प्रति ना तो कोई जवाबदारी होगी, ना देश के प्रति कोई जवाबदारी होगी, ना कुछ होगा साथियों। अपनी मनमर्जी चलाई जाएगी और एक प्रकार से निरंकुशता, लोग एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर ज़बरदस्ती के नियम लागू करने की सोचते रहेंगे। इस तरह से संविधान बहुत आवश्यक चीज़ है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचार का अपनी कक्षा में प्रयोग करें। पूरी कक्षा वाद विवाद करने के उन निर्णयों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस तरह से ये कक्षा का कार्य है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्ट। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है, जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनका समूह है, जिसके आधार पर राज्य का निर्माण है और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हैं और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देता है? सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है, उन्हें बनाएगा कौन? आपको का नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग खा नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं, वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना चाहिए, उन्हें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को कौन बनाएगा। संविधान ही इस प्रश्न पर का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया है। तो सोवियत संघ के संविधान में केवल एक पार्टी को नियम बनाने का
कर दिया जाता है, जबकि कानून राजा बनाए गए। यह राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान इस तरह से जो सोवियत संघ का कानून है उसके अनुसार संविधान निर्माण करने का जो अधिकार है केवल एक पार्टी को दिया गया है, लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। हमारे देश में एक लोकतंत्र है लागू। हमारे देश में हमारा संविधान लोकतंत्र पर आधारित है। हम लोकतंत्र के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा, लोकसभा के रूप में भेजते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, और वहाँ विधानसभा और लोकसभा में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों जो होते हैं वो कानून का निर्माण करते हैं। तो हमारे भारत देश में क्या है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक संविधान है, और इसके अनुसार हमारे देश की जो हमारी जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो कानून बनाते हैं। इस तरह से सीधे तौर पर हम कहें तो हमारे देश में हमारी जनता के द्वारा ही एक प्रकार से कानून बनाने का अधिकार है। जिस प्रकार जैसे कि हम लोग हमारे जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं तो वो हमारे द्वारा ही एक प्रकार से कानून बनाया समझा जाना चाहिए। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हो? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे है, इसे देखने के लिए पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। जैसे हमारे भारत में सबसे पहले सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद संविधान उसे कानून बनाने की शक्ति देता है सरकार को। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ती होगी, उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुर्सी से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे ज़रूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। ये कार्टून हम देखते हैं साथियों, कार्टून बूझें। यूरोप का संविधान। यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के
उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी होती है? नहीं। संविधान निर्माण के लिए भारत से प्रतिनिधियों को चुन करके जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था तो विभिन्न प्रांतों जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था तब हमारे देश में रियासतें थीं और कुछ प्रांतों में सरकार थी। तो उनसे चुने गए प्रतिनिधियों और देशी रियासतों से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ था। एक संविधान सभा बनाई गई थी, उस संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन भी नहीं कर सकती। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधानों में भी कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। जैसे साथियों, हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो पाए जाते हैं जो कुछ भी किसी भी परिस्थितियों में वे हटाए नहीं जा सकते हैं। जैसे नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। ये हमारे संविधान में पाए जाने वाला विशेष मौलिक अधिकार है जी। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भी कोई एक विशेष प्रकार का अनुच्छेद है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। हमारे 19 में हम आगे चलकर इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। कार्टून में क्या लिखा है कि वो तो इसका मतलब है कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बना ही क्यों गया, ये कार्टून कह रहा है। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। और संविधान, अब देखो, जब आपातकाल की स्थिति होती है तो केवल अनुच्छेद 20 और 21 जो हुए हमारे संविधान में केवल 2 अनुच्छेद ही लागू रहते हैं। बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः ही कैंसिल हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में। इस तरह से समाज की आकांक्षा और लक्ष्य अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं गहरी खाइयाँ हों, वह केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वह सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी की विभिन्न रूपों से निपट सके। ये एक कार्टून मुझे दिया गया है
4 दिसंबर 1949 का ये कार्टून है। ये हमारे देश पर बना हुआ कार्टून है। संविधान निर्माताओं को लोगों की अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलित करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ? तो एक तरफ एक समुदाय है, एक तरफ एक समुदाय है। तो 4 दिसंबर 1949 का ये कार्टून बना है। तो संविधान एक इस प्रकार का संविधान, ये विचारधारा में नेहरू को दिखाया गया है कि संविधान में भारत के प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिनमें प्रत्येक वर्ग की इच्छाओं, प्रत्येक वर्ग जो है इन दोनों वर्ग को संतुष्ट किया जा सके। संविधान में कुछ विशेष प्रकार से इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा किया जा सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये चौथी बात है साथियों। संविधान का तीसरा काम क्या पड़ा था कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ऐसा नहीं है कि संविधान लागू होए और नागरिक अपनी मनमानी करते रहें, तो ऐसा नहीं है। सीमाएं, कानून, संविधान कुछ इस तरह से कानूनों में कुछ सीमाएं भी लगाए, सीमाएं भी लगाना चाहिए संविधान में। तीसरा काम यह है, इस तरह से ये तीसरा काम है कि नागरिकों पर दिए गए कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। कुछ सीमाएं जो है संविधान पर लगाई गया है कि कभी भी सरकार उन कानून जो दिए गए हैं मौलिक अधिकार नागरिकों को, वो सरकार कभी कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सके। ये तीसरा काम हो गया। और संविधान का दूसरा काम क्या है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि संविधान कैसे निर्मित होता है। इस तरह से ये हमने संविधान की महत्वपूर्ण बातें समझते चलेंगे साथियों। प्यारे बच्चों, संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या क्या हैं? संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। संविधान क्या है? सरकार की शक्तियों को नियंत्रित और कानूनों का ही नाम नहीं है सरकार, बल्कि वह है समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण, वेरी गुड, हमारे देश में संविधान जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो नियम है साथियों, हमारे देश का संविधान में एक सबसे बड़ा मेन जो है नीति निदेशक सिद्धांतों में दिया गया है। जबकि नीति निदेशक सिद्धांत ज़बरदस्ती नागरिकों पर लागू नहीं किए जाने वाला एक ऐसा सिद्धांत है कि वह जबरन नागरिकों पर लागू नहीं, सरकार पर लागू नहीं कर सकते। नीति निदेशक तत्व में ये बात पर्यावरण संरक्षण संबंधी एक अनुच्छेद दिया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों को और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। और यह प्रावधान भी करता है
कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसी तरह भारत की राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सकें। बिल्कुल सत्य बात है। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। ये इंडोनेशिया की सरकार का है जिम्मेदारी है। दक्षिण अफ्रीका की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण और पर्याप्त आवास स्वास्थ्य सुविधाएं, ये दक्षिण अफ्रीका की संविधान की जिम्मेदारी। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज का बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है, अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए हैं। इस तरह से कार्टून बूझे, ये अगला कार्टून बूझे हैं। पहला है, अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। बगदाद। सिया, मेरे पास कागज़ है, संविधान में लिखूँगा। सुन्नी, मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना है। कुर्द, मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखना है। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूहों में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं, इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए गए संघर्ष से तुलना करें। तो ये जो है, ये इराक में जब सत्ता खत्म हुई तो सुन्नी, शिया और कुर्द बगदाद के लोग आपस में संविधान बनाने के संबंध में संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संविधान की सत्ता, हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। कहाँ पहुँचे क्या समझे, कहाँ पहुँचे क्या समझे। नीचे भारतीय और अन्य संविधानों के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बताएं कि इनमें प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती। सरकार की शक्ति या सीमा, सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका कभी सभी को पालन करना पड़ता है। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि क्यों अधिकतर समाजों में एक संविधान होता है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। संविधान क्या है,
संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देशों जैसे इंग्लैंड, कुछ देश जैसे इंग्लैंड है इंग्लैंड के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है, संविधान लिखा नहीं गया है इंग्लैंड का, जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं। विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और इसके पास इससे बनाने की किसकी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ था, लेकिन उसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और कुछ लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभावी भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। पहला 1948, दूसरा 1951, तीसरा 1959, दूसरा 1962 और
1990 में, लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रहीं। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को भी खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन लीं। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। बच्चों, संविधान के मौलिक प्रावधान एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में अल्पसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है। यह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध ढांचा उपलब्ध कराता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। बच्चों, मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ना एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके? इस पुस्तक को पढ़ने हाँ में उत्तर देने की स्थिति में हमें होना चाहिए। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा संविधान को जनता नहीं प्रायः एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देता है। इसमें यह सुनिश्चित हो जाता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य दूसरी संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। अवरोध और संतुलन
इसके कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए, जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी ओर यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं। आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय संविधान एक जीवंत दस्तावेज में महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा और जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। अतः आप यह पता लगाने के लिए कि क्या संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि वे संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या हैं? इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इस प्रश्न का उत्तर देगा। कार्टून बनाने वाले ने ये नए इराकी संविधान को ताश के पत्तों का महल क्यों कहा? क्या यह निर्णय भारतीय संविधान पर लागू होगा? भारतीय संविधान कैसे बना? आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से इस एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। जब भारत और पाकिस्तान एक थे उस समय संविधान सभा को निर्वाचित किया गया था। साथियों, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? इस डेट को याद रखना अति आवश्यक है साथियों। 9 दिसंबर 1946 इस डेट को याद रखेंगे हम। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाएं जो थीं, उनके सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं साथियों, अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था, उसी के अनुसार प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गईं। मोटे तौर पर एक सीट 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को
292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गईं। इस तरह से टोटल 292 और 93 टोटल 389 और 4 चीफ कमिश्नरी हैं। इस तरह से 389 मेंबर्स विधानसभा में चुने गए। 389 प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने सामुदायिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें राजनीतिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्र, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसे संयुक्त रूप बनाते हैं इसमें एक दूसरे को अलग अलग लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है। बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। साथियों, प्यारे बच्चों, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? संविधान सभा को कैसे बनाया गया था? बच्चों, इस टॉपिक पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? 3 जून 1947 को 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद से सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि विभाजन के बाद वो पाकिस्तानी क्षेत्रों से चुनकर आए थे विभाजन के पहले। इसलिए 3 जून 1947 को जो संविधान सभा का स्वरूप था वो अब 26 नवंबर 1949 को जो 3 जून 1947 को जो सदस्य चुने गए थे उनमें से वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। 299 सदस्य रह गए थे। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने साथियों? 284। 15 सदस्य उपस्थित नहीं थे। बाकी अब ये 15 सदस्य कहाँ चले गए? तो इनमें से कुछ मर गए थे, कुछ का देहांत हो गया था और कुछ जो उपस्थित नहीं थे। अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्य जो थे अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 के दिन उन सदस्यों ने
संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य